अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना सेक्शन 15, 14 एंड 15 में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एसआरपीओ के बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल सेक्शन है रिगार्डिंग योर जुडिशरी एग्जामिनेशन, जुडिशरी इंटरव्यू। ठीक है, तो अब हम अपना जो सेक्शन 15 पढ़ते हैं। हमने 14 में पढ़ा था कि हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो अगर विडो हो, माइनर हो या रिटायर होने वाला हो या 60 ईयर ऑफ एज हो, तो उसके लिए ये सिर्फ यही जो है काफी रहेगा कि वो अगर 2 मंथ्स का आपको नोटिस पीरियड का जो है एक नोटिस पीरियड देगा 2 मंथ्स का, तो आपने जो है एज अ टेनेंट आपने उसको एंटरटेन करना है। आपने उसको प्रेमिसेस जो है खाली करके देनी है, एविक्ट करके देनी है। ठीक है, आपको एविक्ट होना है, लाजमी होना है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन टू कंट्रोलर सेक्शन 15। ये भी डिलीवरी ऑफ द वेकेंट पोजीशन के लिए, लेकिन इसके जो ग्राउंड है वो सेक्शन 14 से काफी डिफरेंट है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसका 15 का जो नंबर जो सबसेक्शन 1 है वो पढ़ेंगे। वेयर एट लैंडलॉर्ड सीक्स टू एविक्ट द टेनेंट अदरवाइज देन इन अकॉर्डिंग सेक्शन 14, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सेक्शन 14 में टिपिकल और एक जो है आपका स्पेसिफिक क्लास है जो कि आपके लैंडलॉर्ड की है, जिसमें कोर्ट ने, लॉ ने उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है। और ये जो है सेक्शन 14 इन द एंटायर स्टेट्यूट ऑफ एसआरपीओ, एक जो है ट्रायल इसका जो होता है वो समरी मैनर में होता है। मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीक में कि समरी मैनर से रेगुलर में उसका स्टेटस कब कन्वर्ट होगा, वो भी मैंने क्लॉजेस आपको बताए। तो आप जाके ये वीडियो एक बार लाजमी देखें, उसके बाद आप सेक्शन 15 पे आए। ही शैल मेक सच एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर एप्लीकेशन। ठीक है, क्या होगा कि अगर आपका सेक्शन 14 का जो है वो रीजंस नहीं बन रहे, तो देन आपको जो है अपने प्रेमिसेस को एविक्ट जो है खाली करवाना है। आपको वैकेंट प्रेमिसेस चाहिए, आप टेनेंट को एविक्ट करना चाहते हैं, तो आप देंगे सेक्शन 15 में कंट्रोलर को एग्जाम जो है एप्लीकेशन। लेकिन उसके लिए सच ग्राउंड्स है जो कि इसमें प्रोवाइडेड है। द कंट्रोलर शैल मेक is an order directing the tenant to put the landlord in possession of the premises within the such period as may be specified in the order if he is satisfied that। अभी हम पढ़ते हैं कि सेटिस्फाइड किस चीज से होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर सेक्शन 15 इसका जो है हम टू यहाँ पे पढ़ेंगे। द टेनेंट हैज फाइल्ड टू पे फेल्ड टू पे the rent in respect of the premises in his possession within 15 days after the expiry of period fixed by mutual agreement between the tenant and the landlord। अगर तो आपने म्यूचुअली एग्री किया है कि हर मंथ की 5 जो है डेट को, 5th डेट को आप जो है किराया दे देंगे अपने मालिक के मकान को, तो उसके 15 डेज आफ्टर पासिंग 15 डेज यानी कि 20th हो गई, आपने किराया नहीं दिया। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये हो गई। और इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, हमने आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कि आपको जो एग्रीमेंट करना मस्ट है वो शल के साथ था। ठीक है, शल के साथ था। जब शल के साथ था कि आपको एग्रीमेंट करना है और आपको अटेस्ट करवाना है, आपको जो अटेस्ट करवाना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, रेंट कंट्रोलर से, नोटरी पब्लिक से, या जो है आपको किसी भी सिविल जज से उसको अटेस्ट करवाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, यानी कि वो जो शल था उसकी जो स्टेटस था, उसको स्टेटस को मैंडेटरी से डायरेक्टरी में कन्वर्ट करने का यही रीजन था। क्योंकि इन्होंने सेक्शन 15 के 2 में जो है ये क्लियरली लिखा हुआ है, और इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विद द 60 days after the rent has become due for the payment, in case of अगर आपने जो एग्रीमेंट नहीं किया, इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट, आप क्या करेंगे कि अगर आपका जनवरी 10 को आपका जो है ड्यू है, रेंट आपका ड्यू है, देन फेब 10, मार्च 10, मार्च के बाद आप 11 जो है मार्च को जाके और अपना ये एप्लीकेशन दे सकते हैं रेंट कंट्रोलर को। यानी कि अगर अगर तो एग्रीमेंट है तो देन आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द 15 डेज जिसपे आपने म्यूचुअली एग्री किया था, और अगर आपका जो है वो नहीं है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, तो विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, इसके बाद एक प्रोविजो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एप्लीकेशन मेड बाय द लैंडलॉर्ड इज ऑन द सोल ग्राउंड मेंशन इन द clause and the tenant on the first day of hearing admits his liability to pay the rent claimed from him। अगर तो कह रहे हैं कि सोल ग्राउंड है अगर ये सिर्फ पेमेंट का, और अगर टेनेंट जो है फर्स्ट डे पे ही, हेयरिंग के फर्स्ट डे पे ही एडमिट कर लेता है कि उसकी लायबिलिटी बनती है और वो किराया देने के लिए तैयार, द कंट्रोलर शेल इफ ही इज सेटिस्फाइड देन that the tenant has not made such default on any previous occasion and that default is not exceeding 6 months, direct the tenant to pay the rent claim from him on or before the date to be fixed for the purpose, and upon such payment he shall reject the application। यानी कि अगर फर्स्ट डेट को ही टेनेंट एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी वाकई में लायबिलिटी है, उसको पे करना है रेंट,
और उसने फिर रेंट कंट्रोलर जो है ये जो है सेटिस्फेक्शन करेंगे, अपनी सेटिस्फेक्शन करेंगे कि अगर टेनेंट ने ऐसी कोई भी जो है हरकत पहले नहीं की, यानी कि 6 मंथ प्रीवियस जो है उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई, यानी कि उसका फर्स्ट टाइम है, तो देन जो है वो डायरेक्ट करेंगे टेनेंट को कि आप जो है जल्द से जल्द उनकी पेमेंट अदा करती है, जो स्पेसिफाइड डेट है अगर वो अपने ऑर्डर में जो मेंशन करते हैं उस डेट तक, और देन जो है ये टेनेंट की एप्लीकेशन हो जाएगी, लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन हो जाएगी रिजेक्ट। ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि टेनेंट ने पेमेंट नहीं की। अब हम दूसरे अपने ग्राउंड पे जाते हैं। इसका थर्ड ये है कि द टेनेंट हैज विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, रिटन कंसेंट के अलावा, ये हमारा थर्ड कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, handed over the possession of the premises to some other person, use the premises for the purpose other than that for which it was laid out, infringe the condition on which the premises was laid out। ये थर्ड कंडीशन है, जो कि एक राइट है हमारे लैंडलॉर्ड के पास कि अगर टेनेंट ने विदाउट इंफॉर्मेशन के किसी और को जो है वो प्रेमिसेस दे दिया, यानी सबलेटिंग की है, सबलेट कर लिया है रातों रात किसी और को देके और खुद जो है यहाँ फारिग हो गए, चले गए वहां से, या उसने अगर बंदे ने रहायश के लिए लिया था टेनेंट ने वो जो प्रेमिसेस है, लेकिन वहां पे कोई कारोबार कर रहा है, सच है इसके, अगर उसने रहायश के लिए लिया वहां पे ब्यूटी पार्लर उन्होंने ओपन कर लिया, कोई छोटा सा उन्होंने जो है अपना कंपनी बना ली, वहां पे घर बैठे कोई जो है अर्निंग कर रहे हैं, कोई एक छोटा सा बिजनेस अपना बना लिया, या जो है वो कंडीशन जिन पे जो है आपको घर मिला था, वो टेनेंट को जिस कंडीशन पे प्रेमिसेस जो है वो मिला था उसको उन्होंने इन्फ्रिंज किया, उसकी उसकी जो है ब्रीच कर लिया, ये आपके पास एक कंडीशन आ गई, ठीक है। कोर्ट में क्या था, टेनेंट हैज कमिटेड सच एक्ट एज आर लाइकली टू इम्पेयर द मटेरियल वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ द प्रेमिसेस, यानी कि अगर यूटिलिटी के बिल पे किए, ठीक है, उसके अलावा उसने जो है टेनेंट ने आपके कोई इस तरह का काम किया है जिस तरह से जो आपके घर है उसको नुकसान पहुंचा है, उसकी जो मतलब वैल्यू है उसमें जो है इम्पेयरमेंट आई है, और कोई नुकसान हुआ है, कोई जो है आपकी दीवार टूट गई, इस तरह का कोई बड़ा नुकसान किया, ये फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ में ये द टेनेंट हैज indulged in such activities as are causing nuisance to the neighbors, अगर नेबर्स ने कंप्लेन की कि भाई आपके जो है टेनेंट जो है रात को लेट आते हैं, यहाँ पे जो है बुरे बुरे लोग आते हैं, यहाँ पे बैठ के वो जो है शोर मचाते हैं, लेट नाइट जो है फुल आवाज में लाउड स्पीकर यूज करते हैं, और हमने बहुत सारी जो है इनकी अच्छी जो है मतलब एक्टिविटीज नहीं देखी, इस सूरत में भी ये भी एक राइट है लैंडलॉर्ड का, इस सूरत में भी वो जाके एप्लीकेशन टू रेंट कंट्रोलर दे सकते हैं फॉर द एविक्शन और रिजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट। इसके बाद हमारा सिक्स कंडीशन है, द प्रीमिसेस इज रिक्वायर्ड बाय द टेनेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन और इरेक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग एट द साइट एंड द लैंडलॉर्ड हैज ऑब्टेन्ड नेसेसरी सैंक्शन फॉर सच रिकंस्ट्रक्शन। अगर उनको अपने घर को जो है रिकंस्ट्रक्ट करवाना है, उसमें कोई रिपेयर करवाना है उसको, ठीक है, उसके लिए उन्होंने जो हमारी अथॉरिटीज है उनसे सैंक्शन भी ले लिया है, तो देन जो है उस सूरत में भी वो खाली करवा सकते हैं, ठीक है। और इलेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी competent अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स टू गिव सच सैंक्शन, ठीक है। इसके बाद सातवां जो हमारे ग्राउंड है, द लैंडलॉर्ड रिक्वायर्स द प्रीमिसेस इन गुड फेथ फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन और यूज, और फॉर द ऑक्यूपेशन और यूज ऑफ हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन। अभी जो सातवां ग्राउंड है ना, ये जाके हमारे ग्राउंड जो है वो मिलता है हमारे सेक्शन 14 से। हमने 14 में भी यही पढ़ा था कि पर्सनल यूज के लिए चाहिए, और ये हमारा जो 15 का 7 नंबर सबसेक्शन है वो भी इसी वाले से कि उसको अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए। मैंने आपको बताया था जब हमने लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन क्लॉज में, तो मैंने बताया था कि लैंडलॉर्ड जो है पर्सनल यूज में जब हम पढ़ेंगे उसको, तो पर्सनल यूज के अंदर वो उसकी अपनी वाइफ के लिए, अपनी और बेटी या बेटे के लिए या खुद के लिए जो है वो जो अपना प्रेमिसेस है उसको खाली करवा सकता है, ऑक्यूपेशन के लिए या अपने रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। तो ये हमारे साथ जो है सबसेक्शन है जिनको पढ़ना स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो केसेस आते हैं हमारे रेंट कंट्रोलर के पास वो इसी सेक्शन के आते हैं और सेक्शन 16 के आते हैं, यानी डिफॉल्टर के, ठीक है। उसको भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। इसके बाद ये तो आपने पढ़ा कि ये 2 के अंदर हमारे पास जो है 7 पॉइंट गिवन थे। अब इसका 3 क्या कहता है, मतलब लैंडलॉर्ड हु हैज ऑब्टेन्ड द पोजीशन ऑफ द प्रीमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, अगर रिकंस्ट्रक्शन के पर्पस से तो क्या होगा, और इरेक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, उसको खत्म करके और दूसरी बिल्डिंग बनाई जाए, shall demolish the existing building within 6 months of the taking over the possession of the premises, or as the case may be, commencement of the erection of the new building within 2 years of the taking over the possession of the premises, and in case the landlord fails to demolish the building is a forced। अच्छा,
जब उन्होंने परमिशन ले ली, उनको सैंक्शन मिल गया, तो जब उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली टेनेंट से, तो विद इन 6 मंथ या विद इन 2 years आफ्टर जो है सैंक्शन के बाद, अगर उन्होंने वो फेल हो गए डिमोलिश करने या इरेक्शन नहीं की बिल्डिंग की, तो क्या होगा? द टेनेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी put into possession of the premises and for that purpose may apply to the controller for an order that in that behalf. अगर टेनेंट को पता चल गया कि उन्होंने विद इन 2 years भी जो है कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, कोई डिमोलिशमेंट जो एक डिमोलिश नहीं किया बिल्डिंग को, कोई उसमें रिपेयर मेंटेनेंस का कोई भी काम नहीं करवाया, तो क्या होगा कि रेंट जो टेनेंट है वो अप्रोच करेंगे रेंट कंट्रोलर को, रेंट कंट्रोलर जो है उनको दोबारा पुट इन पोजीशन करवाएंगे। ठीक है, इस हवाले से वो ऑर्डर करेंगे। तो ये जो हमारा 3 है, ये जो है जाके हमारा पॉइंट जो मिलता है वो हमारा जो है कनेक्ट होता है जाके सेक्शन सबसेक्शन 2 के 6 नंबर से। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे अपना एप्लीकेशन टू कंट्रोलर, इसका ये नंबर है 4। व्हेन द लैंडलॉर्ड कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग एज स्टेटेड अबव, अगर कंस्ट्रक्शन हो गई बिल्डिंग की, जो उन्होंने टेन्योर लिया था उसके अंदर 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 उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवा ली कंप्लीट, द टेनेंट हु हैज इविक्टेड फ्रॉम द ओल्ड बिल्डिंग में prior to the completion of the new building and its occupation and the controller shall make an order। यहाँ पे ये जो है मेंशन है, सॉरी, अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर उन्होंने अपनी जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा ली, उसके दौरान उसके ड्यूरेशन में ही टेनेंट क्या करेंगे, वो जो कि ओल्ड बिल्डिंग में मतलब रेजिडेंट थे, टेनेंट थे, तो क्या करेंगे, वो रेंट कंट्रोलर को अप्रोच करेंगे, उनसे ऑर्डर करवाएंगे जो न्यू बिल्डिंग आपने बनाई है उसके अंदर मुझे पोजीशन दी जाए, लेकिन उसको जो है अपने उसके किराए को और हर चीज को जो है टेनेंट की मद्देनजर रखते हुए जो है रेंट कंट्रोलर ऑर्डर करेंगे कि उनको जो है आप दोबारा अगेन उसी अपने जो है टेनेंट को किराए पे रखें। ये था हमारा सेक्शन 15 जो कि था एप्लीकेशन टू कंट्रोलर के हवाले से, जिसमें अपने 7 ग्राउंड पढ़े, उसके बाद 2, 3 भी हमने पढ़ा था कि उनके अंदर क्या जो है मेंशन है। ये हमारे सेक्शन 14 और 15 बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी सबसेक्शन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, इसकी हमने एक रीडिंग ली है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 15 है, ये है पेनल्टी फॉर यूज ऑफ प्रीमिसेस अदर देन पर्सनल यूज। अब ये जो हमारा पूरा 15 है, ये जो है हमारा, ये हम रेड विथ करेंगे सेक्शन 15 के सबसेक्शन 7 से, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि उसको पर्सनल यूज के लिए चाहिए प्रीमिसेस, हमने उसको स्टडी किया था। ठीक है, where the landlord who has obtained the possession of building under section 14 और premises under section 7 of section 15, यानी कि सेक्शन 14 में भी पढ़ा था कि वो बेचारे डेफिनेटली विडो था, कोई माइनर था, सैलरीड पर्सन था, रिटायर्ड था, 60 इयर्स ऑफ एज जो पर्सन था लैंडलॉर्ड, तो उनको उनकी उस मजबूर क्लास को देखते हुए लैंडलॉर्ड ने उनको जो है पुट इनटू पोजीशन कर दिया, लेकिन पता चला कि वो तो खुद रहते ही नहीं है, वो तो कुछ और कर रहे हैं। और सेक्शन 15 का सब सेक्शन 7 भी हमें यही कहता है, इसमें है कि रिलेट्स द बिल्डिंग और प्रीमिसेस टू एनी पर्सन अदर देन द प्रीवियस टेनेंट और puts it to a use other than personal use within 1 year of such possession। यानी कि जब टेनेंट को आपने एविक्ट करवा दिया सेक्शन 15 7 सब क्लॉज में या 14 में, तो क्या होगा, अगर आप खुद नहीं रहते वहां पे, अगर आप कोई या कोई और काम भी नहीं कर रहे और आपने किसी और को वो रिलेट कर दिया, तो क्या होगा, he shall be punishable with fine which shall not exceed 1 year's rent of the building of the premises as the case may be payable immediately before the possession was so obtained। यहाँ पे क्या होगा कि आपको 1 ईयर का पूरा जो रेंट है वो आपको पे करना होगा, ये एज अ फाइन पे करना होगा, ये रेंट कंट्रोलर की ऑफिस में पे करना होगा, ये सरकारी खजाने में जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक हमारा सेक्शन वो भी है जिसमें आप टेनेंट को जो है कंपनसेट करेंगे जब आप उसको एविक्ट और रिजेक्ट करते हैं, वो हमारा है सेक्शन 17। उसको भी हम जो है बहुत अच्छे तरीके से थॉरली रीड करेंगे, थॉरली स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं 14 और 15 सेक्शन के सब क्लॉज 7 के अंदर, आप जो है जिसको आपने डिस्पोजेस किया, अगर उसको अगेन पोजीशन में नहीं ला रहे, अगर आप खुद भी यूज नहीं कर रहे और किसी और को आपने जो है रेंट पे दे दिया घर, तो आपको जो है 1 साल का किराए का जो जुर्माना है वो पे करना होगा। द टेनेंट हु हैज बीन इविक्टेड मे अप्लाई द कंट्रोलर फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट ही शैल बी रीस्टोर्ड द पोजीशन। अच्छा, इसके साथ साथ फिर वो जो आपका प्रीवियस टेनेंट है वो क्या करेगा कि वो रेंट कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन देगा कि भाई मुझे दोबारा जो है पुट इनटू पोजीशन किया जाए, मेरी जो पोजीशन है उसको रिस्टोर किया जाए ऑफ द बिल्डिंग और द प्रीमिसेस एज द केस मे बी एंड द कंट्रोलर शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। यानी कि आपको दो जो है यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे अगर आपने जो है बोनाफाइड आपका जो है वो मसला नहीं था
आपने मॉडिफाइड इंटेंशन से उसको खाली करवाया था सेक्शन 14 में और 15(7) में, 15 सब क्लॉज 7 में, तो आपको ये जो है नतीजा जो है फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है आते हैं एरियर्स ऑफ रेंट पे, सेक्शन 16 पे। 16 बनता है वेयर अ केस फॉर एविक्शन ऑफ द टेनेंट हैज बीन फाइल्ड, the controller shall on application by the landlord and after such summary inquiry is deemed fit to make determine the arrears of the rent due and order। डेफिनेटली जो हमारे रेंट कंट्रोलर है सबसे पहले तो इंक्वायरी ही करवाएंगे कि कितना आखिर रेंट उस एरिया का जो है रेंट कितना चल रहा है और कितना उनका रेंट है और कितना जो है उनपे ड्यू है, कहाँ किस तरह से होगा वो हम आगे जाके इसको स्टडी करते हैं। एंड ऑर्डर द टेनेंट टू डिपॉजिट द सेम विद इन सच पीरियड as the controller may fix in this behalf and further direct the tenant to deposit monthly rent regularly on or before the 10th of every month until the final disposal of the case। ये है एरियर्स ऑफ रेंट के लिए। अगर आपने अपने मालिक के मकान को एरियर्स नहीं दिए, अपना रेंट पे नहीं करे और एरियर्स भी नहीं दिए, तो जो है वो जाएंगे सेक्शन 16 की एप्लीकेशन में और रेंट कंट्रोलर के पास। देन रेंट कंट्रोलर जो एक समरी इंक्वायरी करवाएंगे, उसके बाद आपको ऑर्डर किया जाएगा, यानी कि ये टेनेंट के लिए, तो टेनेंट का जो है उस पे जो है ये ऑर्डर किया जाएगा कि आप जो है उनके एरियर्स भी दे दें। इसके अलावा आपने हर महीने की 10th जो डेट है उसको आपने अपना डिपॉजिट जो है अपना जो एरियर से और जो आपका मंथली रेंट है वो आपने पे करना है। इसको प्रोविजो पढ़ते हैं। प्रोविजो हमेशा किसी भी सेक्शन के स्कोप को लिमिटेड करने के लिए होता है, तो स्टडी करते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कंट्रोलर में डायरेक्ट दैट द एरियर्स ऑफ द रेंट अप्रोक्सीमेट रेंट में बी पेड द लैंडलॉर्ड through pay order or by any other mode agreed to be the parties or as directed by the controller। यानी कि दोनों पार्टीज आपस में मिलकर अगर जो है डिसाइड करते हैं कि हमें जो है बाय चेक चाहिए, बाय पे ऑर्डर चाहिए, मनी ऑर्डर चाहिए, किसी भी वाले से जो है रेंट चाहिए या बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, तो जो उनकी म्यूचुअल जो है कंसेंट है उसके हवाले से रेंट जो है दिया जाएगा, या एज पर द डायरेक्शन ऑफ द रेंट कंट्रोलर वो रेंट जो है आपके एरियर्स अलॉन्ग विद द रेंट जो है वो पे किया जाएगा। ठीक है, इसका जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 16 का, वो हम पढ़ते हैं। Where the tenant has failed to deposit the arrears of the rent or to pay monthly rent under subsection 1, यानी कि जो हम पढ़ के हैं 16(1), ठीक है। His defense shall be struck off and the landlord shall be put into possession of the premises within such period as may be specified by the controller in the order made in this behalf। ठीक है, यहाँ पे ये कि 16 का जो 2 है वो हमें ये बताता है कि अगर जो डिसाइड किया गया था म्यूचुअली या बाय द रेंट कंट्रोलर, अगर आपने उस डेट को एरियर्स और अपना जो है मंथली रेंट पे नहीं किया, तो आपका जो डिफेंस का जो राइट है, यानी कि जो रिटन स्टेटमेंट सबमिट करते हैं वो आपका जो राइट है डिफेंस का, वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। तो आपने जो है आपको राइट नहीं मिलेगा कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, अपना डिफेंस करें और सूट को कंटेंट करें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि रेंट कंट्रोलर साहब जो है वो इमीडिएट बेसिस पे जो लैंडलॉर्ड है उनको पुट इनटू पोजीशन करेंगे, यानी कि आपको इमीडिएटली अपना घर खाली करना होगा। और जो है इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या कहता है हम वो पढ़ते हैं। वेयर द रेंट हैज बीन डिपॉजिटेड अंडर दिस सेक्शन इट शैल सब्जेक्ट टू द सच ऑर्डर as a controller may make in this behalf be paid to the landlord at the conclusion of the case or on such earlier date as the case may be specified by the controller। अच्छा, इसमें हमने जो 1 पढ़ा था उसमें हमने ये स्टडी किया था, अभी सबसेक्शन 16 के 1 में हमने पढ़ा था कि जो डेट या तो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, ठीक है, या क्या होगा कि रेंट कंट्रोलर साहब जो है वो डिसाइड करेंगे। तो मे बी कि वो केस के ड्यूरेशन में ही डिसाइड करें, अर्लियर डिसाइड करें या डिस्पोज ऑफ होने पे डिसाइड करें। लेकिन अगर आपने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, आपस में डेट म्यूचुअली डिसाइड कर लिए, तो क्या होगा, आपने अगर उसको फेल हो गया फुलफिल करने में ये सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, तो आपका डिफेंस जो है वो स्टक ऑफ हो जाएगा। अगर रेंट कंट्रोलर ने खुद आपको जो है मतलब सब्सिक्वेंट डेट कोई भी प्रोवाइड की है या डिस्पोज ऑफ होने पे कोई डेट आपको मिली है या उसको अर्लियर मिल गई है तो मतलब कंक्लूजन से पहले की, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है रेंट पे करना है। ये था हमारा सेक्शन 16 जो एरियर्स ऑफ रेंट के हवाले से था। इसके बाद हमारा अपना सेक्शन जो है स्टार्ट होता है 17, कंपनसेशन फॉर द वेक्सेशियस eviction, where the controller is satisfied that any application made by a controller for eviction of the tenant is frivolous or vexatious, he may direct the compensation not exceeding 10 times the monthly rent be paid by such landlord to the tenant। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो ये फाइन देंगे, सेक्शन जो है हमारे 15A में वो था एक फाइन, ठीक है, पेनल्टी इम्पोज टू द
लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड जो है वो पेनल्टी इम्पोज होगी। वो 12 महीने का किराया जो है, 12 मंथ का किराया जो है वो कोर्ट में सबमिट करेंगे रेंट कंट्रोलर की। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर उन्होंने जो है अपना कोई फॉल्स, फ्रिवुलस या वेक्सेशियस जो है कोई भी अपना स्टेटमेंट दिया है और पता चला कि उनका जो है किराएदार ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर रहा और ये जो है एक झूठा मुकदमा है और झूठ के बिहाफ पे जो है मालाफाइड इंटेंशन से वो अपना घर जो है, अपना प्रीमिसेस जो है वो जो है वेकेंट करवाना चाह रहे हैं, उस सूरत में क्या होगा कि जो लैंडलॉर्ड है उनको 10 टाइम्स मंथली रेंट जो है वो एज अ कंपनसेशन अपने टेनेंट को देना होगा। ये सेक्शन 17 और 15A का डिफरेंस है। सेक्शन 18 हमें यहाँ पे बताता है चेंज इन ओनरशिप, where the ownership of the premises in possession of the tenant has been transferable by sale, gift, inheritance, or by such any other mode. The new owner shall send the intimation of such transfer in writing by registered post to tenant, and the tenant shall not be deemed to have default in payment of the rent for the purpose of clause 2 of subsection 2 of section 15. If the rent due is paid within 30 days from the date when the intimation should in normal course have reached the tenant. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी किस्म की कोई भी जो है चेंज होता है ऑनरशिप में, अगर आपका कोई भी चेंज होता है ऑनरशिप में, आपकी प्रॉपर्टी जो है जो मालिकी मकान लैंडलॉर्ड अगर ट्रांससेल कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, इनहेरिटेंस के जरिए से अगर उनका जो है मालिकी मकान चेंज हो जाता है, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी है, उनका इंतकाल हो गया, अब जो है बेटा है, बेटे का जो है उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, आपको अपने इनहेरिटेंस से कोई शेयर मिला है, उसमें आपको प्रॉपर्टी मिली है, तो जब न्यू ऑनर है वो जो है आपको इंटीमेट करेगा, अपने टेनेंट को इंटीमेट करेगा एंड राइटिंग करेगा, और जो इंटीमेशन है वो बाय पोस्ट उनको सेंड की जाएगी। और अगर किसी भी तरह का कोई भी रेंट ड्यू है तो आपको वो फिल फॉर जो है अपना अदा करना होगा, जो कि आपके सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला है सेक्शन 19, ये प्रोसीजर के हवाले से। देखिए जो हमारा सिंध रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट है, ये हमारा एक ऑर्डिनेंस है 1979, ये हमारा एक स्पेशल स्टेट्यूट है। ठीक है, इसके अंदर अपना प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट प्रोवाइडेड है, लेकिन जहां जहां पे प्रोसीजर में कोई भी कमी पेशी होगी या वो जहाँ पे लॉ साइलेंट होगा, तो हम हमारे पास जो है हम इसमें कुछ जो है अपने ऑर्डर्स, कुछ सेक्शंस, कुछ रूल्स जो है बोरो करते हैं हम अपने सीपीसी से, सीपीसी 908 से। हम इसको चलिए स्टडी करते हैं सेक्शन 9 को। Where an application other than the application under section 14 has been made to the controller, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 14 has been made to the controller under this ordinance, he shall, unless the application is summarily dismissed by him for reasons to be recorded, issue a notice to the respondent to file written reply if any within such period not exceeding 15 days। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि सेक्शन 14 जो है उसको जो अपील होगी, जो प्रोसीजर है वो भी समरी है। अपील हम अभी आगे पढ़ेंगे सेक्शन 21 में, यहाँ पे प्रोसीजर है नॉर्मल जो सूट है वो किस तरह होगा। तो सेक्शन 14 में आपको बता दें कि वो समरीली डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब उसको समरी मैनर में डिसाइड किया जाता है। तो उसके अलावा अगर आपके पास सेक्शन 15 का है, सेक्शन 8 का है, सेक्शन 9 का है, सेक्शन आपका जो है 17 का है, जो भी आपके पास एप्लीकेशन रेंट कंट्रोलर के पास आई है, तो वो क्या करेंगे, इसमें जो है हमारे पास 15 डेज का टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको टेनेंट को जो है रिटन स्टेटमेंट सबमिट करना होता है। ठीक है, तो हमारे जो ये स्टेट्यूट है क्योंकि स्पेशल है, तो यहाँ पे 15 डेज का जो है हमारे पास रिटन स्टेटमेंट का टाइम है। वैसे जनरली 30 डेज होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ सीपीसी। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके स्टडी करते हैं कि इसमें और मजीद क्या है प्रोसीजर में लिखा हुआ। इसका जो है प्रोसीजर का जो हमारे सब क्लॉज 2 है, वेयर ऑन द डे फिक्स्ड इन द नोटिस फॉर द रेस्पोंडेंट टू फाइल रिटन रिप्लाई, it is found that the notice has been served but the जो हमारे रेस्पोंडेंट है वो फेल हो गए हैं अपना जो है रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने में, और उनके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं है, तो जो कंट्रोलर है वो प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू मेक एन एक्स पार्टी ऑर्डर एंड आफ्टर such order has been made by the controller shall have no power to restrain such order। एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर अगर आप नहीं गए और आपने कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं दिया तो आपके अगेंस्ट जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जाएगा और उसको रेस्ट्राइंड भी नहीं कर सकती, यानी कि किसी भी सूरत में ऑर्डर जो है कंट्रोलर के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इसको रेस्ट्राइंड करे, यानी कि इसको खत्म करे, मनसूख करें, कैंसिल करें। ठीक है, तो 15 डेज आपको टेनेंट को मस्ट जो है स्टेटमेंट सबमिट करना है।
where the respondent has filed the written reply, the controller shall proceed to receive evidence first of the applicant and then his witness and then the respondent and his witness. ये जो जनरल प्रोसीजर है वो यही होता है कि सबसे पहले जो है आपके जब रेस्पोंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर दिया, रिटन रिप्लाई आपका आ गया, देन कंट्रोलर क्या करेंगे, सबसे पहले एविडेंस लेंगे एप्लीकेंट का, ठीक है, और देन जो है उनके विटनेस जो है वो उनको सुना जाएगा, उसके बाद रेस्पोंडेंट उनके विटनेस को. A party to a case under this ordinance shall prove the evidence of a witness by producing the affidavit of such witness, a copy of which shall simultaneously be supplied to the other party, and such other party shall have the right to cross-examine the witness on such affidavit, and if the witness has been cross-examined, the party produced the witness may re-examine him. ठीक है, ये जो है पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे होता है, देन उसके बाद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह होता है, फिर री एग्जामिन किस तरह होता है. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका विटनेस होगा वो अपना एफिडेविट सबमिट करेगा, देन एफिडेविट के बाद क्या होगा, उनके जो है एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड होगा. यहाँ पे अल्दो लिखा नहीं हुआ लेकिन प्रोसीजर यही है कि एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड होगा, उस पे जो एडवर्स पार्टी है वो क्रॉस एग्जामिन करेगी, और अगर क्रॉस एग्जामिन में कोई भी नया ग्राउंड सामने आता है तो आपकी जो पार्टी है, कॉलिंग पार्टी जो है वो आपको जो है री एग्जामिन करेगी. इसको आप थोड़ा सा जो है मजीद इसको हम क्लियर करते हैं. Other party shall have the right to cross-examine the witness on such affidavit, and if the witness has been cross-examined, the party producing the witness may re-examine him. अगर उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी न्यू ग्राउंड जो है वो जनरेट होता है, कोई भी न्यू ग्राउंड जो है आपका वो एस्टेब्लिश हो जाता है, तो जो कॉलिंग पार्टी है वो जो है आपको री एग्जामिन कर सकती है. इसके बाद जो हमारा आ जाता है